नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का हुआ आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन, हजारों दिव्यांगजन शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के दृष्टिबाधित छात्र को हॉस्टल आवंटित करने के आदेश देते हुए कहा, विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें। पुणे का एसपीपीयू विकलांगता सहायता कक्ष करेगा समान अवसर स्थापित। सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों पर व्हील चेयर से चलने वाले यात्रियों के लिए एसओपी तैयार करने के लिए अधिकारियों से कहा। दिव्यांगों के लिए आरक्षण संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, लोकसभा चुनाव में की गई थी आरक्षण की मांग। विकलांग कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का दावा किया। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों ने दिखाया दम, शपथ लेकर कहा, हम करेंगे मतदान। हर किसी को टीवी देखने का है अधिकार, जिसमें विकलांग लोग भी हैं शामिल। दिव्यांग सैनिकों के खिलाफ अनावश्यक अपील क्यों? झरिया कोयलांचल में वायु प्रदूषण की उच्च स्तरीय जांच की मांग। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28 April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages. The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc.
More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में स्वागत है। मैं हूं आरजे गौरी और लेकर आई हूं आपके लिए डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स। आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है दिल्ली के अमृत उद्यान से। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने बयान में कहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा विभाग के सचिव इस अवसर पर उपस्थित थे। इस भव्य स्थल पर 10,000 से भी अधिक दिव्यांगजन अपने अनुरक्षकों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस पर्पल फेस्ट में सुगम्यता, समावेश और दिव्यांगता अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के पूरी तरह से समावेशी और संवादपूर्ण स्टॉल्स थे। पर्पल फेस्ट की प्रमुख गतिविधियों में अमृत उद्यान की यात्रा, अपनी दिव्यांगताओं को जानने के लिए पर्पल कैफे, पर्पल कैलाइडोस्कोप, पर्पल लाइफ एक्सपीरियंस जोन्स, पर्पल स्पोर्ट्स आदि एक्टिविटीज शामिल थी। इस फेस्ट का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को लेकर आम लोगों में फैली रूढ़िवादिता को तोड़ना और जागरूकता को बढ़ाना है। लोग जिस तरह से दिव्यांगता को लेकर गलत धारणाएं और रूढ़िवादिता पालते हैं, इस कार्यक्रम का मकसद उसे खत्म करना था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये अमृत उद्यान हर साल बसंत ऋतु में पर्यटकों के लिए खोला जाता है। हर इंसान का सपना होता है कि एक बार राष्ट्रपति भवन के इस गार्डन में घूमे और देखे। दरअसल प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ का आकर्षण है यहाँ के खूबसूरत पेड़ पौधे। अमृत उद्यान में 100 से भी ज्यादा किस्म के फूल लगे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पर्पल फेस्ट के दौरान आने वाले लोग पर्पल फेस्ट के दौरान दिव्यांगजनों ने राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय भी देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समग्रता और सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम पर्पल फेस्ट में आई थी। इस समय पर उन्होंने दिव्यांगजनों द्वारा आयोजित की गई विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति जी ने दिव्यांगों से मुलाकात की और उनके साथ संवाद किया। एक व्हील चेयर उपयोगकर्ता रोहन कपूर ने कहा कि राष्ट्रपति के इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने से स्वीकार्यता का एक शक्तिशाली संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भौतिक पहुंच से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति के बारे में है। हम अपनी अक्षमताओं से नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं से परिभाषित होते हैं। राष्ट्रपति जी से बात करने वाली एक अन्य दिव्यांग लड़की लक्ष्मी ने कहा कि राष्ट्रपति से मिलना इस तथ्य का प्रमाण है कि हमारी आवाज सुनी जा रही है और हमारी प्रतिभा को पहचाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के और अधिक मंचों की जरूरत है। दोस्तों, हमारी अगली खबर आती है दिल्ली उच्च न्यायालय से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को आदेश दिया कि वो संजीव कुमार मिश्रा नाम के नेत्रहीन छात्र को मुफ्त में छात्रावास प्रदान करे, जो विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। न्यायमूर्ति C हरिशंकर ने कहा कि हॉस्टल मैनुअल के अनुसार JNU अपने किसी भी दिव्यांग छात्र को छात्रावास में रहने से मना नहीं कर सकता। याचिका में कहा गया कि इसीलिए याचिकाकर्ता को JNU द्वारा अपने परिसर में निःशुल्क छात्रावास में रहने का अधिकार है और इसके साथ दिव्यांग छात्रों को कानून और JNU की नीतियों के तहत समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री पूरा होने तक अन्य भी सुविधाएं दी जाती हैं। JNU को निर्देश दिया गया है कि वो फैसला सुनाए जाने के 1 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को ऐसी सभी सुविधाएं मुहैया कराए। प्रासंगिक रूप से न्यायालय ने कहा है कि विकलांग व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयुक्त शब्द दिव्यांग होगा, न कि विकलांग। और कोर्ट ने आगे कहा कि विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016
और सभी कानून जो विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति को सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं, केवल विकलांगता को बेअसर करने का प्रयास करते हैं, ताकि व्यक्ति की क्षमता उसके बाकी साथियों से मेल खाए और वे बराबरी पर खड़े रहे। यही कारण है कि उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त शब्द डिसेबल्ड की जगह स्पेशली एबल्ड होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में छात्र संजीव कुमार मिश्रा ने उच्च न्यायालय का रुख कर जेएनयू को छात्रावास का कमरा आवंटित करने के निर्देश देने की मांग की थी, लेकिन जेएनयू का मसला ये था कि मिश्रा दूसरी बार मास्टर स्तर की पढ़ाई कर रहा था और हॉस्टल की नियमावली उसे रहने का अधिकार नहीं देती। अदालत ने मामले पर विचार किया और मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता संजीव कुमार मिश्रा की ओर से वकील राहुल बजाज पेश हुए थे। जेएनयू का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार की स्थायी वकील सीजीएससी मोनिका अरोड़ा के साथ साथ अधिवक्ता सुब्रोदीप साहा और कुशाल ने किया। दोस्तों, खबर सुनते हैं महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ से। यहाँ पर सोमवार को परिसर में एक विकलांगता सहायता कक्ष और समान अवसर केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई। एक अधिकारी के अनुसार विकलांग छात्रों को अपनी किसी भी चिंता या शिकायत के समाधान के लिए विकलांगता सहायता कक्ष तक सीधी पहुंच मिलेगी। इसके अतिरिक्त वे विभिन्न मामलों पर सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों में सहायता के लिए केंद्र में पुरुष और महिला परिचारक दोनों ही तैनात रहेंगे। इसके अलावा समान अवसर केंद्र हाशिए पर रहने वाले छात्रों के समर्थन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। छात्र कार्यकर्ता समूहों और छात्र संघ की मांग के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन दोनों केंद्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। युवा सेना नेता राम थारकुटे ने विकलांग छात्रों के लिए बाधाओं को कम करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकलांगता के कारण चुनौतियों का सामना करने वाले छात्रों को सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृति समिति के सदस्य राहुल ससाने ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन केंद्रों की स्थापना से निस्संदेह छात्रों को लाभ होगा। सभी छात्रों को उनकी क्षमता अक्षमताओं की परवाह किए बिना समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये आवश्यक है। इसका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि वो केंद्र और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण सहित अन्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए हवाई अड्डों पर परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ व्हील चेयर पर बैठी एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हाल ही में कोलकाता हवाई अड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महिला के वकील ने व्हील चेयर वाले यात्रियों की मदद के लिए हवाई अड्डे पर महिला सुरक्षा गार्ड और सहायक कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया। वकील ने कहा कि जब वो यात्रा कर रही थी तो उसने सहायता मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। स्क्रीनिंग के दौरान उसे कई बार खड़े रहने के लिए कहा गया। उन्होंने पूछा कि वो कुछ मिनट तक खड़ी क्यों नहीं रह सकती। मामले पर सीजीआई ने कहा कि आप केंद्रीय एजेंसी की सेवा करते हैं, हम उनसे व्हील चेयर के मुद्दों से निपटने के लिए एसओपी निर्धारित करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को कुछ समय बाद उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये याचिका गुड़गांव निवासी एक व्यक्ति ने दायर की थी। हवाई अड्डे पर सुरक्षा मुख्य रूप से 2 एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को ये कहते हुए खारिज कर दी कि न्यायपालिका नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम चुनाव में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का आदेश नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को सोमवार को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि न्यायपालिका नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। पीठ ने जनहित याचिका में इस दलील पर भी सवाल उठाया कि उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म में अपनी दिव्यांगता की स्थिति के बारे में खुलासा करने के लिए कहा जाना चाहिए। पीठ ने पूछा कि नामांकन फॉर्म में ये जानकारी क्यों दी जानी चाहिए कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है।
जनहित याचिका दिल्ली के द्वारका निवासी जयंत राघव की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान की चुनाव निकायों को पक्षकार बनाया था। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर आती है चेन्नई से। तमिलनाडु के विकलांगता अधिकार गठबंधन के प्रतिनिधियों ने दावा किया है कि जब उन्होंने मीनाम्बकम के एक निजी होटल में भारतीय चुनाव आयोग ECI के अधिकारियों से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। एक्टिविस्ट प्रोफेसर रघुराम ने दावा किया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें जबरन होटल से बाहर निकाला। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता स्मिता सदाशिवन, जो व्हीलचेयर पर बैठी थी, उनको जबरन उनकी व्हीलचेयर से उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वे बताते हैं कि हमारे परिचय पत्र दिखाने के बाद भी पुलिस ने हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। स्मिता ने इस बात पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनका फोन छीन लिया और उन्हें ECI अधिकारियों से बात करने की अनुमति नहीं दी, जो कि लाइन पर थे। वे कहती है, पुलिस अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने मेरी व्हीलचेयर से मुझे उठाया और पुलिस जीप में डाल दिया और हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें पुलिस स्टेशन ले जाया गया। DRA से स्मिता और रघुरामन ने पहले ECI अधिकारियों से मिलने की अनुमति मांगी थी, जो राज्य की आधिकारिक यात्रा पर थे। दोनों ने कहा कि उन्होंने पहले चुनाव प्रक्रिया को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए विकलांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में ECI के साथ काम किया है। प्रतिनिधि लोकसभा चुनाव के लिए सुलभ मतदान केंद्रों को सुनिश्चित करने के लिए ECI अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपने के लिए सुबह कार्यक्रम स्थल पर वे पहुंचे थे। सूत्रों ने बताया कि गठबंधन के सदस्यों ने दोपहर में ECI अधिकारियों से मुलाकात की और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अपना ज्ञापन सौंपा। DRA की कार्यकर्ता वैष्णवी जयकुमार ने कहा कि विकलांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। हम उच्च अधिकारियों और राज्य मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत दर्ज करेंगे। हमने होटल से CCTV फुटेज भी मंगवा ली है, लेकिन उन्होंने इसे उपलब्ध कराने से इनकार किया है। हालांकि पुलिस सूत्रों ने कहा कि ये घटना गलतफहमी के कारण हुई है। एक गलत संचार के कारण पूरा भ्रम पैदा हुआ है।
होटल में अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई थी क्योंकि चेन्नई में पिछले कुछ दिनों से विकलांग लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने उनसे अपना खेद व्यक्त किया है। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। शहर में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को दिव्यांगों ने दमखम दिखाया। करीब 5000 दिव्यांगों ने इस समय 500 फीट कपड़े में अपने हस्ताक्षर करते हुए चुनाव में सहभागिता निभाने की सहमति दी और शपथ ली कि खुद मतदान करेंगे और आसपास के गांव के लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाकर लोकतंत्र के आन बान शान के लिए डट कर खड़े होने का संकल्प भी किया। इसके पहले डीएमसी इंदुमती ने स्वीप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर और दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के बच्चों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, कान्हा नृत्य जैसी मनमोहक प्रतिकृतियां सादर की। डीएम ने गुब्बारा छोड़कर आकाश को तिरंगामय किया। उन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान की शपथ दिलाई। कहा कि दिव्यांगजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे मतदान में अपनी प्रतिभागिता दिखा सकते हैं, जिससे आम जनमानस उनसे प्रेरणा लेकर मतदान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग ले सकेंगे। यहाँ दिव्यांग प्रतिनिधि शिबू ने भी दिव्यांगजनों एवं आम जनमानसों को मतदान हेतु जागरूक किया। दोस्तों, अब सुनते हैं नेशनल स्कूल ऑफ लॉ इंडिया यूनिवर्सिटी के युवा कानून के छात्र अक्षत बल्दवा की एक रिपोर्ट, जिन्होंने कहा है कि हर किसी को टीवी देखने में सक्षम होना चाहिए। अक्षत बल्दवा विकलांग लोगों को अधिक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए रचनात्मक बदलाव लाने को लेकर उत्साहित है। बल्दवा और उनके दोस्त, जिनमें 3 दृष्टिबाधित और 1 सुनने में अक्षम व्यक्ति शामिल है, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक कानूनी चुनौती पेश की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिनेमाघरों, टीवी और ओटीटी पर सभी फिल्में दृष्टिबाधित और विकलांग लोगों के लिए ऑडियो विवरण जैसी पहुंच सुविधाएं प्रदान करे और साथ ही श्रवण बाधितों के लिए भाषा कैप्शंस भी प्रदान किए जाए। अंतरिम आदेशों ने नागरिकों को फिल्म निर्माताओं या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सीधा पत्र लिखकर किसी भी नई फिल्म को सुलभ बनाने की मांग करने का अधिकार दिया है। बल्दवा ने भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक यशराज फिल्म्स को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने सलमान खान और कटरीना कैफ अभिनीत फिल्म टाइगर 3 पर एडी और एसएलसी से अनुरोध किया। 4 दिनों के भीतर बल्दवा को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल गई। YRF टीम ने अमेज़न प्राइम वीडियो पर टाइगर 3 की रिलीज और सैटेलाइट टीवी पर फिल्म के वितरण दोनों में पहुंच सुविधाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। YRF की तत्परता और एक नागरिक ईमेल पर प्रतिक्रिया से हम जानते हैं कि भारतीय फिल्म उद्योग में एक बड़ा बदलाव आया है। ये 2016, 19 और 23 में 4 विधायी नीति और न्यायिक हस्तक्षेपों से उपजा है। 1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 प्रत्येक व्यक्ति के मनोरंजन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। 2. टीवी के लिए MIB के एक्सेसिबिलिटी मानक टीवी पर आधे मनोरंजन सामग्री तक पहुंच निर्धारित करते हैं। 3. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2023 में YRF को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान की एडी और SLC फाइलें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जमा करने का आदेश दिया है। और 4. अदालत ने हाल ही में MIB को विशिष्ट फिल्मों पर पहुंच संबंधी सुविधाओं के लिए अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन से निपटने के लिए एक विशेष अधिकारी को नामित करने के आदेश दिए हैं। टीवी पर मीडिया पहुंच के कम अनुपालन का प्राथमिक कारण ये है कि AS 2019 को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। मनोरंजन उद्योग के प्रति MIB की सौम्य प्रेरणा को सफलता मिलती है, लेकिन टीवी नेटवर्क का अनुपालन कम है। SLC के साथ अनुमति 26% टीवी धारावाहिकों के साथ स्टार टीवी नेटवर्क में सबसे आगे है। इसने गुणवत्ता का एक मानक भी स्थापित किया है। जी और सोनी दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि कलर्स ने बमुश्किल SLC कार्यक्रम के साथ शुरुआत की थी। दूरदर्शन सरकार की अपनी पहुंच नीति के कार्यान्वयन से विशेष रूप से गायब है।
इसीलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि सन, जेमिनी और उदय जैसे बाकी निजी टीवी नेटवर्क्स के पास अभी तक सुलभ कार्यक्रम मौजूद नहीं है। सभी भाषाओं में सुलभ टीवी धारावाहिकों की संख्या लगभग 60 पर स्थिर हो गई है, लेकिन इसे 10 गुना से अधिक बढ़ाने की जरूरत है। इससे फिल्मों के लिए सुगम्यता, मानकों की त्वरित रूपरेखा और अधिसूचना और सबसे महत्वपूर्ण बात गुणवत्ता कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग सैनिकों की पेंशन को लेकर अनावश्यक अपील दाखिल करने को लेकर केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। एक्स सर्विसमैन ग्रीवियंस सेल मोहाली के अध्यक्ष कर्नल साधु सिंह सोही ने याचिका दाखिल करते हुए सेना के जज एडवोकेट जनरल की सलाह के आधार पर रक्षा मंत्रालय की नवीनतम नीति को चुनौती दी है। याचक ने बताया है कि इस नीति के तहत एक्स सर्विसमैन की दिव्यांगता पेंशन से जुड़े आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के हर फैसले को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों में कानून तय कर चुका है, उन मामलों को भी अपील के माध्यम से हाईकोर्ट ले जाया जा रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि पीएम के हस्तक्षेप के बाद 2019 में बड़ी संख्या में वे अपीलें वापस ली गई थी, लेकिन अब अदालतों में फिर से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। एएफटी में बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ आदेश गत वर्ष में जारी किए गए थे और ज्यादातर मामलों में आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय अप्रभावित है और न्याय वितरण प्रणाली को बाधित पीएमओ और सरकार के प्रयासों को खत्म करने पर तुला हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रशासनिक आदेशों के जरिए अपील रक्षा मंत्रालय की ओर से दाखिल की जा रही है और इस बारे में कानून मंत्रालय को सूचित भी नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। श्रोताओं, झरिया कोयलांचल में व्याप्त जानलेवा वायु प्रदूषण को लेकर एसएसकेएम ट्रस्ट के अध्यक्ष सह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के झारखंड उपाध्यक्ष अशोक कुमार मुखर्जी ने भारत के प्रधानमंत्री को त्राहिमाम पत्र लिखकर उच्च राज्य स्तरीय जांच की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि झरिया कोयलांचल में घनी आबादी के चारों तरफ से कोयला खनन के मलबे का पहाड़ बना दिया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के विरुद्ध है। बीसीसीएल में अगर रिक्लेमेशन विधि अपनाया गया होता तो यहाँ विस्थापन समस्या पैदा न होती और न ही पुनर्वास के लिए अरबों रुपए खर्च होते। वहीं कोयले की आग भी इतनी बढ़ नहीं पाती। उन्होंने अपील में आगे कहा है कि वायु प्रदूषण के कारण लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो रहा है, कैंसर जैसे भयावह रोगों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर लोगों की औसत उम्र 10 साल तक कम हो गई है। प्रदूषण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ रहा है और बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। घर घर में बीमारियां पांव फैला रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से मानसिक तनाव, कैंसर, आंखों के रोग, सर दर्द, सर्दी खांसी, श्वसन कष्ट, छाती का रोग, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, पेट के रोग, एलर्जी, चर्म रोग आदि जैसी कई प्रकार की बीमारियों से लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आघात का शिकार होना पड़ रहा है, जो कि मानव अधिकारों का सरासर उल्लंघन है, जिसका एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा जमीनी स्तर पर जांच कराया जाना आवश्यक है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। अमृत उद्यान में पर्पल फेस्ट का हुआ आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन, हजारों दिव्यांगजन शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू के दृष्टिबाधित छात्र को हॉस्टल आवंटित करने के आदेश देते हुए कहा, विकलांग के स्थान पर दिव्यांग शब्द का प्रयोग करें।
पुणे का SPPU विकलांगता सहायता कक्ष करेगा समान अवसर स्थापित। सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों पर व्हील चेयर से चलने वाले यात्रियों के लिए SOP तैयार करने के लिए अधिकारियों से कहा। दिव्यांगों के लिए आरक्षण संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, लोकसभा चुनाव में की गई थी आरक्षण की मांग। विकलांग कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का दावा किया। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों ने दिखाया दम, शपथ लेकर कहा हम करेंगे मतदान। हर किसी को टीवी देखने का है अधिकार, जिसमें विकलांग लोग भी हैं शामिल। दिव्यांग सैनिकों के खिलाफ अनावश्यक अपील क्यों? झरिया कोयलांचल में वायु प्रदूषण की उच्च स्तरीय जांच की मांग।